अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। पाकिस्तान कुदरती और मादनी वसाइल से माला माल मुल्क, बुलंद बाला पहाड़ी और बहते दरियाओं का मस्कन। इसके अलावा अगर हम सिर्फ अपनी समंदरी हदूद की बात करें तो अक्रॉस द सिंध और बलूचिस्तान जो साहिली पट्टी है और जो मुंसलिक है बहर अरब से, तकरीबन 1046 किलोमीटर तवील साहिली पट्टी। और इसमें इतने बड़े एक्सपोजर की वजह से हम कह सकते हैं, वजह तौर पर कह सकते हैं कि पाकिस्तान ब्लू इकॉनमी का बहुत बड़ा पोटेंशियल रखता है। और अब तक नई टर्मिनोलॉजी यूज़ की जा रही है, मैरी टाइम इकॉनमी। तो मैरी टाइम इकॉनमी क्या है, किस तरीके से ये पाकिस्तान को मुल्क की तरक्की, मुल्क की सिक्योरिटी, इसमें अपना किरदार अदा कर सकती है और कितना पोटेंशियल मौजूद है, कितना टैप किया गया है और क्या किया जाना चाहिए, इन तमाम चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं वाइस एडमिरल अहमद सईद रिटायर्ड, जो कि प्रेसिडेंट हैं नीमा के, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैरीटाइम अफेयर्स। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि मैरीटाइम इकॉनमी का तस्वुर क्या है और मैरीटाइम इकॉनमी और ब्लू इकॉनमी में बुनियादी फ़र्क क्या आप देखते हैं? जी, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। आपने इंट्रो में बड़ा अच्छा इसका इहादा किया कि हमारा पोटेंशियल कितना है ब्लू इकॉनमी का। तो आपके सवाल की तरफ आते हैं। मैरीटाइम इकॉनमी बेसिकली वो हमारी मैरीन से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं जो हमारी इकॉनमी में आ सकती है, जिसमें शिपिंग है, फिशिंग है, ये सारी चीजें, टूरिज्म है उसके अंदर, ये तमाम चीजें कंपोनेंट्स हैं मैरीटाइम इकॉनमी का। तो जो समंदर से रिलेटेड जितनी चीजें हैं उन सबको मैरीटाइम इकॉनमी कहा जाता है। लेकिन ऑफ लेट फिर ये ब्लू इकॉनमी का एक नया कॉन्सेप्ट आया। बेसिकली जब ये इंडस्ट्रियल एरा बीच में आया तो इंडस्ट्रियल एरा में मशीनों के इस्तेमाल की वजह से तजारती सामान बहुत ज्यादा पैदा होना लगा और उसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता जो जमीनी और समुद्री वसाइल हैं उनको बहुत बेदर्दी से इस्तेमाल किया। सही। जिसकी वजह से आपको मालूम है कि माहौलियाती तब्दीलियों का सिलसिला शुरू हुआ, जिसमें ग्रीन हाउस गैसेस का कॉन्सेप्ट आया और उसमें टेम्परेचर राइज हुआ जो अभी तक हो रहा है। इसी तरह समंदर के टेम्परेचर की सतह भी बढ़ी और क्योंकि ग्लेशियर जो हैं वो पिघलने लगे तो कुदरती आफात में भी इससे काफी इजाफा हुआ। तो इस चीज का इदराक करते हुए 1972 में स्टॉकहोम में पहली दफा एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसके अंदर इस चीज को लाया गया कि हमें कुदरती वसाइल को एक बैलेंस करना पड़ेगा उसके इस्तेमाल में, ताकि माहौल पे जो उसकी नेगेटिव इफेक्ट्स हो रहे हैं उनको कम किया जाए। तो वहां से फिर ये 26 नुकात का एक एजेंडा चला, फिर आगे क्योटो प्रोटोकॉल हुआ, पेरिस एग्रीमेंट हुआ और इस तरह बहुत सारे बीच में सिलसिले चलते रहे। और अब 2015 से पहले सस्टेनेबल पहले मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स का एक सिलसिला शुरू हुआ और अभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बना दिए गए, जिसमें जितने भी मसाइल हैं, चाहे वो जमीन पे हैं चाहे वो समंदर पे हैं, उनको हमें इस तरीके से इस्तेमाल करना है कि उसमें इकोसिस्टम खराब नहीं करना। सही। उसमें माहौलियात के अंदर जो है उसका असर नहीं होना चाहिए नेगेटिव, और इंसानियत की बेहतरी के लिए उसका इस्तेमाल करना है। ठीक है। तो ये 3 उसके बेसिक स्टैंड्स हैं जो कि ब्लू इकॉनमी जिसको कहते हैं, और अगर जमीन पे उसको इस्तेमाल करेंगे तो ग्रीन इकॉनमी कहलाएगी। सही सही। अच्छा, अब ये बताइएगा अहमद सईद साहब कि पाकिस्तान की मैरीटाइम इकॉनमी मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से इसका क्या किरदार है, कितनी अहमियत है इसकी? अच्छा, इसमें भी पहले अगर आपको याद हो कि इंडस्ट्रियल एरा से पहले जो मुल्क की सलामती के लिए फौज को ही समझा जाता था कि ये सबसे ज्यादा अंसर है जो मुल्क की सलामती के लिए इस्तेमाल होगा। लेकिन जैसे जैसे ये बाद में इकोनॉमी बढ़ती गई और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इसका काफी बूम आया, तो अब ये
बैलेंस बदल गया है। अब जिस मुल्क की इकोनॉमी सबसे बेहतर है जी, उसकी मुल्की सालमियत यानी सिक्योरिटी भी सबसे बेहतर होगी। राइट। तो इसी वजह से 2022 में जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी आई उसके अंदर हमारी नेशनल इकोनॉमी को नेशनल सिक्योरिटी कहा गया। अब चूंकि हमारी मैरीटाइम इकोनॉमी इंटेग्रल पार्ट है उसका नेशनल इकोनॉमी का, इसी वजह से मैरीटाइम इकोनॉमी भी नेशनल सिक्योरिटी के साथ लिंकअप हो गई है। ठीक ठीक। अच्छा, आपके इस पूरे सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो इसमें सी ब्लाइंड है, ये क्या टर्म है और फिर इसको काउंटर करने के लिए क्या इकदाम होते हैं, इसके बारे में जरा बताइएगा अहमद सईद साहब। सी ब्लाइंडनेस को थोड़ा सा हम इस तरह देख लें कि हमारा जब से ये मुल्क आज़ाद हुआ तो चूंकि सिक्योरिटी स्टेट के तौर पे ही इसको देखा गया, तो हमारे तमाम तर जो हमारा पॉलिसीज हैं, जो वसाइल हैं, उनके इस्तेमाल के बारे में हमारा जमीन की तरफ हमारा ज्यादा जोर रहा, जबकि समंदर की तरफ जो कि हमारा रकबे के हिसाब से अगर आप देखें तो तकरीबन 30% ऑफ द टोटल पाकिस्तान के रकबे के बराबर है। यानी अगर आप केपी के और पंजाब को मिला लें तो तकरीबन उससे भी थोड़ा सा ज्यादा एरिया ये बनता है जी। तो इसके अंदर जो वसाइल हैं उसकी तरफ हमने तवज्जो बिल्कुल भी नहीं दी। अब छोटी सी मिसाल आपको दूं कि आज से 30 साल पहले वियतनाम और पाकिस्तान जो है वो फिशरी के अंदर हम एक ही जगह पे थे, तकरीबन 230 बिलियन हमारा एक्सपोर्ट था। तो आज वियतनाम जो है वो 10 बिलियन पे चला गया और हम जो है 480 के ऊपर मिलियन, यानी 480 मिलियन है और वो 10 बिलियन पे चला गया। तो अब ये वो चीजें जिन पे देखने की जरूरत है। अगर आपने अपने नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में मैरीटाइम सिक्योरिटी को इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर नेशनल सिक्योरिटी डिफाइन किया है, फिर आपको पॉलिसी उस तरह की बनानी पड़ेंगी आपको। नहीं तो इसमें सर सबसे पहले जहां पे हम वसाइल की बात करते हैं, फिर अब ज़ाहिर है कि ये सिंध और पंजाब की आप बात कर रहे हैं और इससे मिलके रकबा बनता है 30% जो है वो एक्विटिक हमारे उसमें, और अगर कुदरती वसाइल मौजूद हैं, यकीनन हैं, तो उसमें आफ्टर 18th अमेंडमेंट कुछ कानूनी पेचीदगियां आई क्योंकि वसाइल पे सूबों का इख्तियार है, तो इस तरह के मामलात भी तो आए होंगे सामने। जी, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि जो 18th अमेंडमेंट हुई उसमें जो वसाइल का इस्तेमाल है वो सूबों की तरफ चला गया। लेकिन पॉलिसी 18th अमेंडमेंट बनाने के बाद उसके ऊपर जो कानून साजी की जरूरत थी मरकज में और सूबों में, वो दोनों तरफ नहीं हुई, तो जिसकी वजह से कोई मैकेनिज्म आपके पास डेवलप नहीं हो सका। और दूसरा पहलू ये है कि की गवर्नेंस के लिए भी आपके पास कोई मैकेनिज्म नहीं है। जैसे मैं आपको मिसाल दूं, फ्रांस के अंदर जो है उनके 3 तरफ समंदर है। नॉर्थ में इंग्लिश चैनल है, उनके वेस्ट पे अटलांटिक आता है और साउथ में इनके मेडिटेरेनियन है। तो वहां पे जो तीनों नेवल कमांडर्स हैं उनको उन्होंने गवर्नेंस की पावर्स दी और साथ ही उनको उन्होंने पूरा एक जुडिशियल सिस्टम भी दिया हुआ। तो उसकी वजह से वो कानूनी तौर पे पाबंद है सी के ऊपर गुड गवर्नेंस देने के लिए, और उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस, जबकि हमारे यहाँ इस तरह का कोई भी सिस्टम अवेलेबल नहीं। जी, आप आवाज आपकी ब्रेक हो रही है सर। जी जी। तो इन सिस्टम्स के ना होने की वजह से ये जो आपने बात की कि इसकी पे गवर्नेंस और इसकी जो हमारे वसाइल हैं उनकी इंटीग्रेशन जो है वो ठीक है, यानी जो जिस ट्रू स्पिरिट में 18th अमेंडमेंट चाहिए थी वो नहीं हुई, सिर्फ 18th अमेंडमेंट हमने कर दी। वसाइल को किस तरीके से बरूएकार लेकर आना है इख्तियारात के हवाले से, उस पर पॉलिसी फ्रेमवर्क, उसके ऊपर सबसे पहले सर्वेस, आदाद शुमार जमा करना, ये भी हमारी यहाँ इनकम्प्लीट है चीज़ें, इसके ऊपर भी मैं बात करूँगा। हमारे साथ अहमद सईद साहब मौजूद हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं।
वेलकम बैक। हमारे साथ मौजूद हैं वाइस एडमिरल अहमद सईद रिटायर्ड, जो कि प्रेसिडेंट हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स। जी सईद साहब, अब बात वही है कि हमारे पास आदाद शुमार नहीं है, हमारे पास सर्वेज नहीं है, और किसी भी पॉलिसी मेकिंग के लिए इंतहाई ज़रूरी होती है ये जो फुटवर्क है, ये बहुत ही अहमियत की हामिल होता है। जी, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि जो इसके लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है, ताकि उसके लिए ऑथेंटिक डाटा आप उसके लिए कलेक्ट कर सके, जो फर्दर आपकी पॉलिसीज को बनाने में हेल्प करता है। वो पॉलिसीज ताकि आगे चल के कंक्रीट आपके मैकेनिज्म्स बना सके। जिस तरह अभी हमने जो लास्ट सर्वे किया सी के ऊपर, उसमें 80% हमारी जो फिश स्टॉक है वो डिप्लीट हो गया। तो ये एक बहुत बड़ा अलार्मिंग हमारे लिए अलार्म बेल बन गई। तो इसी वजह से अभी नीमा ने पाकिस्तान नेवी के साथ मिलकर इसके ऊपर काम शुरू किया है, जिसमें जोन्स बनाए जा रहे हैं, और जो बन चुके हैं जोन बना के प्रोमलगेट कर दिए, ताकि फिश को आप उन्हीं एरियाज में ले सकें जहाँ पे वो अभी अवेलेबल है। जहाँ वो नापैद हो रही है वहाँ पे मना किया जाए। अच्छा, ताकि उस फिश के स्टॉक को रिवाइव किया जाए। ठीक है, यानी इकोसिस्टम जो है वो वेल मेंटेन रहे। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है। और दूसरा ये है कि हमारे यहाँ इलीगल फिशिंग जो है वो भी बहुत हो रही है। तो उसको रोकने के लिए भी हमारे कुछ सिस्टम्स हैं जो इंस्टॉल किए जा रहे हैं। इसमें पाकिस्तान सिक्योरिटी एजेंसी जो है उस पर काम कर रही है। उसमें ऑटो आइडेंटिफिकेशन सिस्टम होता है, ये वो लगाया जाता है। उससे ये है कि वो तमाम बोट्स की ट्रैकिंग होती है कि जिन एरियाज में उनको अलाउंस दिया गया है वहीं पे वो काम कर सकते। तो इस तरह अच्छा सर, ये ट्रैकिंग सिस्टम जो है, ये इसमें एक बड़ा मसला जो है वो अवामी, मैं कहूँगा कि ये जो बेचारे मछेरे हैं, चाहे वो इंडियंस हो या वो पाकिस्तानी हो, वो एक दूसरे की टेरिटरी में जब चले जाते हैं, हम तो उनको आज़ाद कर देते हैं, ये मीडिया जानता है सब कुछ, लेकिन जो पाकिस्तानी माहीगीर हैं वो सालों बरसों जो है डिटेन रहते हैं वहाँ पे इंडिया में जेलों में। तो ये इसके समंदरी हुदूद के हवाले से ये जदीद टेक्नोलॉजी है, और इसके ऊपर हम पीछे हैं। ये क्या मसला है, प्रॉब्लम क्या है इसमें? जो पुअर फिशरमैन है वो, चाहे वो इंडिया की तरफ से उनका ताल्लुक है या चाहे पाकिस्तान की तरफ से ताल्लुक है, तो वो जब एक दूसरे के एरिया को क्रॉस करते हैं तो उनके लिए जो मसाइल पैदा होते हैं, जिनमें वो गिरफ्तार कर लिए जाते हैं दोनों साइड से, तो वो नुकसान एक ऐसा है कि जो न सिर्फ एक मटेरियल का नुकसान होता है, बल्कि एक ह्यूमैनिटेरियन इशू भी बनता है। तो इसको इस तरीके से थोड़ा सा ईज आउट किया गया है कि पाकिस्तान PMSA जो है, जो सरहदों की हिफाजत करती है एज ए लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, वहाँ पे उनकी कोस्ट गार्ड के साथ उनका हॉटलाइन होती है। तो कोशिश ये होती है कि पहले वार्निंग देके उन लोगों को एक साइड से कर लिया जाए। अब इस तरह के वाकयात की काफी कमी हो गई है, पहले ज्यादा होते थे। अच्छा, अब ये बताइए सर कि हम जब बात करते हैं ब्लू इकोनॉमी की और स्पेशली मैरीटाइम इकोनॉमी की, तो इसमें SIFC को लेके, क्योंकि अब तो ड्राइविंग सीट पे SIFC हमें नजर आ रहा है, तो वहां पे कितना इसका स्कोप है? SIFC में इस वक्त जो 4 एरियाज हैं जिनके अंदर एक्सप्लोरेशन की जा रही है, उसमें मैरीटाइम से रिलेटेड सब्जेक्ट नहीं है। तो उसमें हमने ये किया कि हमने SIFC की टीम को मदऊ किया था नीमा के अंदर, और वहां पे हमने उन्हें प्रेजेंटेशंस दी इसके पोटेंशियल के बारे में। तो उसमें एक्वाकल्चर के ऊपर और मैरीकल्चर के ऊपर काफी हेडवे हुआ है। तो जिसमें कि श्रिम्प फार्मिंग काफी तेजी से हो रही है सिंध के अंदर। इसके अलावा जो फिश की स्पेशल जी आवाज मेरी आ रही है? जी सुन रहे। हाँ, फिशरी से रिलेटेड भी काफी बेहतर जो है ना वो पॉलिसीज बनाई गई हैं, और उसको अभी एक्सपोर्ट की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आपको मैं एक कंपैरिजन छोटा सा दूं कि जो श्रिम्प है वो अगर
हाँ। 1 एकड़ में जो उसकी पैदावार है और उसको अगर गंदम के साथ हम मुवाजना करें तो 1 से 20 की रेशियो बनती है तकरीबन प्रॉफिट की। ठीक और है। इसी तरह फिश के अंदर भी तकरीबन 1 से 12 टाइम्स उसका प्रॉफिटेबिलिटी यकीनन बड़ी इसमें बहुत प्रॉफिटेबिलिटी है। और पाकिस्तान की जो सी फूड एक्सपोर्ट है, और जब एक पूरे अम्ब्रेला, चाहे हम ब्लू इकोनॉमी की बात करें या फिर हम मैरीटाइम इकोनॉमी की बात करें, तो बहुत पोटेंशियल है पाकिस्तान को आगे लेकर जाने का। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे वाइस एडमिरल अहमद सईद रिटायर्ड, जो कि प्रेसिडेंट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स के, और हम बात कर रहे थे पाकिस्तान में ब्लू इकोनॉमी के पोटेंशियल की, पाकिस्तान में मैरीटाइम इकोनॉमी के पोटेंशियल की। यकीनन ये पाकिस्तान को आगे लेकर चल सकती है। एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक। और अब बात करेंगे ताजिर दोस्त स्कीम, जो कि एफबीआर की तरफ से एक स्कीम लेकर आई जा रही है, जिसमें ताजरों की मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन होगी। और इनिशियल फेज़ में, पहले फेज़ में कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और क्वेटा, पेशावर के जो ताजिर हैं, उनको, जो होलसेलर हैं, जो रिटेलर हैं, उनको जो है टैक्स नेट के अंदर लेकर आया जाएगा, उनकी रजिस्ट्रेशन होगी। माजी में भी इस तरह की काफ़ी स्कीम लाने की कोशिशें की गई, लेकिन वो कोशिशें 12 वर्ष साबित ना हो सकें। टैक्स एक्सपर्ट जीशान मर्चेंट साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जीशान, बताइएगा कि क्या मुख्तलिफ है पिछली स्कीमों में और इस नई स्कीम में, मुनफरिद क्या है, डिफरेंस कितना है, और फिर आप क्या समझ रहे हैं कि ये कामयाब हो सकती है या नहीं होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, बहुत मुनफरिद है ये स्कीम। एक तो ये कि इसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो मेरे ख्याल से, जो अगर मोबाइल स्मार्टफोन यूज कर सकता है तो उसके लिए काफी आसान है। तो इस हद तक तो ये स्कीम अच्छी भी है और मुनफरिद भी है। इसके बाद वाले जो स्टेप्स हैं, जो भी कि टैक्स कैसे कैलकुलेट करना है, उसे जमा कैसे कराना है, वो एक बहुत मुश्किल है मरहला, जिसमें ताजिरों को ना कोई आगाही फराहम की गई है अभी तक, और ना उन्हें ये पता है कि उन्हें कैसे करना है। इसमें कॉन्सेप्ट है इंडिकेटिव इनकम का, और ये इंडिकेटिव इनकम जो है, एक जो आप समझें कि एक प्रिज्यूम्ड इनकम होगी कि कम से कम इतनी तो इनकम ताजिर की होनी चाहिए। और उसका तरीकेकार जो वजह किया गया है इसमें, कि अगर जो आपकी दुकान, जो फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस, जो अगर आपकी एक कमरे की भी अगर कोई दुकान है जहां से आप कारोबार कर रहे हैं, तो उस कमरे की दुकान की एफबीआर की वैल्यू, जो एफबीआर खुद डिटरमिन करता है हर साल, उसको देखा जाएगा। उसका जो है 10वां हिस्सा लिया जाएगा, वो आपकी एक इनकम तस्वर कर ली जाएगी। अच्छा। और उस इनकम के ऊपर जो भी टैक्स लगेगा वो 12 एक साथ में आपको देना है। अगर आप अपफ्रंट पे कर देंगे तो 25% डिस्काउंट है, और अगर आप हर महीने पे करेंगे तो जो भी टैक्स लायबिलिटी है वो तो आपको कम से कम भरना है। लेकिन जब साल का आखिर हो जाएगा तो उसके बाद आप अपनी रेगुलर इनकम, जो आप खुद काम करते हैं, उसको कंप्यूट करेंगे। और अगर वो इनकम जो है, जो आपकी एक जो अज्यूम्ड इनकम, यानी जो प्रिडिक्टिव इंडिकेटिव इनकम है, उससे अगर ज्यादा होगी तो मजीद टैक्स भरना होगा, और अगर वो उससे कम होगी तो जितना टैक्स आपने 12 एक साथ में जमा करा दिया वो आपका मिनिमम टैक्स होगा। मैं ये समझता हूं कि ये जो स्कीम माजी में जितनी भी आई हैं, उनमें से ये सबसे मुश्किल स्कीम है। इसका चलना मुश्किल है और इसका कामयाब होना मुझे बहुत मुश्किल इसलिए लगता है कि एफबीआर ने इसमें सबसे पहला जो एक अमल रखा है कि 30 अप्रैल तक हर उस ट्रेडर को, हर उस रिटेलर को, हर उस होलसेलर को जो सिस्टम में नहीं है, उसे रजिस्टर होना है। आज हम जो है रमजान के बिल्कुल आखिरी अशरे के आखिरी दिनों में है। ईद की छुट्टियां 10 से लेकर 13 तारीख तक है। 16 तारीख को जो है कारोबार रिज्यूम होगा दोबारा से। 1-2 दिन तो मुसलमान ईद मिलने में निकाल देता है। तो मैं नहीं समझता कि 30 अप्रैल तक पाकिस्तान भर के ताजिर जो सिस्टम में नहीं है वो रजिस्टर हो सकेंगे। अगर वो रजिस्टर नहीं हो सकते होंगे तो एफबीआर जो है अपना एक पेनल्टी का प्रोविजन अप्लाई करते हुए उनके ऊपर पेनल्टियां लगाने का मजाज रखता है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो माजी की जो स्कीम्स पहले आती रही हैं ट्रेडर्स को रजिस्टर करने के लिए, उसमें से ये स्कीम जो है अभी तक की मेरे ख्याल से
सबसे मुश्किल स्कीम है। यानी इसके दो कंपोनेंट हैं, एक जो मैं समझाऊं कि जनाब रजिस्ट्रेशन का जो अमल है वो जो हमेशा से ताजरों की डिमांड थी कि जनाब आसान हो, सादा हो, सहल हो, वो चीज़ जो है उन्होंने उसको जो है वो डिस्कस कर लिया है, उसको एड्रेस कर लिया है। लेकिन उसके बाद जो टैक्स कलेक्शन है, टैक्स जो कंप्यूट होना है, वो सिस्टम बहुत ज़्यादा पेचीदा है। और जो ताजरों की ये भी डिमांड थी कि इतना सादा सिस्टम हो कि हमें टैक्स एक्सपर्ट्स के बाद या टैक्स कंसल्टेंट्स जो हैं उनके पास जाना ना पड़े, तो वो चीज़ तो यहाँ पे फिर बहुत ज़्यादा और मज़ीद पेचीदा हो जाएगी। देखिए, मैं आपको बताऊं, मेरा हमेशा से ये मानना है कि कोई भी जो टैक्स लगाने की स्कीम हो वो इतनी सहल और इतनी आसान हो कि एक उसको पढ़ने वाला एक आम आदमी उसे खुद से समझ ले और उसे खुद से उसको फाइल करना हो। क्योंकि पाकिस्तान में जो तकरीबन टैक्स पेयर्स की जो तादाद होनी चाहिए वो 1 करोड़ से ज्यादा होनी चाहिए, और मुल्क भर में अगर टैक्स कंसल्टेंट्स अगर आप देख लें तो कोई 30-40 हजार से ज्यादा है नहीं। तो ये टैक्स कंसल्टेंट्स पूरा तो काम कर भी नहीं सकेंगे। लेकिन मसला ये है कि ये स्कीम को इतना मुश्किल बनाया गया है इस वक्त कि यकीनन एक आम आदमी को, एक आम ताजिर को टैक्स कंसल्टेंट का इस्तेमाल करना लाजमी है। मेरा ये एफबीआर से रिक्वेस्ट होगी कि इस स्कीम को सबसे पहले तो उर्दू में शाया कीजिए। इसके जो सवालात जो क्रिएट हो रहे हैं अब उसको कुछ कल 6 सवालात का जवाब या 9 सवालात का जवाब कल एफबीआर ने अपनी वेबसाइट पे लगाया। इसका मतलब ये है कि इसमें सवालात हैं, मजीद सवालात के जवाबात को उर्दू में प्लीज लगाइए ताकि एक आम आदमी समझ सके। मैं ये समझता हूं कि ये 30 लाख रिटेलर जिनको ये समझते हैं कि ये 30 अप्रैल तक रजिस्टर करा लेंगे, ये मेरे ख्याल से काफी हरक्यूलियन टास्क होगा अगर इस पे एफबीआर कामयाब हो जाए। और माजी में जो स्कीमें ये नाकाम हुई हैं इसकी वजह हमेशा से मोस्टली ये रही कि पॉलिटिकल विल नजर नहीं आती है। पिछले दौर में भी जब मैंने आपसे कहा कि 3,000 रुपए वाली स्कीम जब नाकाम हो गई और एक मैसेज पे उस स्कीम को खत्म कर दिया गया, तो आप ये समझते हैं कि ये इतनी मुश्किल स्कीम जिसमें 12 एक साथ में एडवांस टैक्स तो देना ही देना है, उसके अलावा अगर आपका क्वार्टरली एडवांस टैक्स बनता है तो उसको एडजस्टमेंट करनी है, फिर फाइनल इनकम कंप्यूट करनी है। नहीं तो फिर आप ये नहीं समझते कि पहले जो एक अप्रोच थी शायद वो रेवेन्यू जनरेशन के ऊपर ज्यादा थी, और इस मरतबा जो है वो आप इन ट्रू सेंस आ रहे हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए, इस मरतबा आप आ रहे हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, इस मरतबा आप टैक्स बेस को बढ़ाने की बात कर रहे हैं? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि फाइनेंशियल इंक्लूजन तो उस वक्त भी हो जाती, और ये इंक्लूजन इसलिए हो जाती कि आपका जब टैक्स बेस बढ़ता है तो वो रजिस्ट्रेशन जब टैक्स पेयर करेगा या इंटेंडिंग टैक्स पेयर आपके सिस्टम में आएगा तो वो अपना एड्रेस, आपको अपना टेलीफोन नंबर, आपको अपना बिजनेस एड्रेस सब देगा और आपको अपनी इनकम कंप्यूट करके बताएगा। तो डॉक्यूमेंटेशन भी होती और टैक्स पेयर को आसानी भी होती। लेकिन इस स्कीम में जो एक सबसे बड़ा मुझे फ्लॉ नजर आ रहा है कि ये जो है, एक तो इसकी कंप्यूटेशन मुश्किल है, इसकी कंप्यूटेशन का तरीका एक आम आदमी को पता नहीं है। इसमें अभी बहुत सारे सवालात हैं जो एफबीआर ने खुद जवाब देने, जब तक वो क्लेरिफाई नहीं होंगे तब तक ये रजिस्ट्रेशन की डेट गुजर जाएगी। तो मैं समझता हूँ ऐसे टारगेट्स नहीं देने चाहिए कि जो अचीवेबल ना हो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे जीशान मर्चेंट, माहिर टैक्स अमूर, और इस ताजिर दोस्त स्कीम जिसमें इस वक्त बज़ाहिर उनके जो बड़े इश्यूज़ हैं, टैक्स जो कंप्यूटिंग के हवाले से इश्यूज़ हैं वो सामने आएंगे। अब क्या ताजिर इसके लिए तैयार हैं, उनका क्या मौक़िफ़ है? बढ़ेंगे हम जमील पराचा की जानिब जो कि चेयरमैन है सिंध ताजिर इत्तेहाद के। जमील साहब, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये बताइए, ताजिर दोस्त स्कीम, ताजिरों की लाजमी रजिस्ट्रेशन का आगाज़, क्या फीडबैक है इस पे? जो ताजिर तंजीमें किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रही हैं? देखिए, अभी तक कोई वाज़ेह पॉलिसी नहीं दी गई है इसमें जो रजिस्ट्रेशन की जा रही है किस बुनियाद पे की जा रही है, किस तरह की जा रही है। हम तो खुद कहते हैं कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा टैक्स नेट में लाना चाहिए। टैक्स नेट में लाने के लिए आसान मामलात को सामने रखना चाहिए। लेकिन अभी एक चीज जो सामने आ रही है वो ये भी सामने आ रही है कि जो रकबे के जो प्रॉपर्टी की वैल्यू लगाकर, आपकी दुकान की वैल्यू लगाकर परसेंटेज के हिसाब से उस पर टैक्स लिया जाएगा। एक तरफ ये खबरें आ रही हैं, दूसरी तरफ ये खबरें आ रही हैं कि किसी भी तरह से जो है छोटे ताजिरों को डॉक्यूमेंटेशन करानी पड़ेगी। डॉक्यूमेंटेशन कराने का मकसद है कि उन्हें सेल टैक्स के जमरे में लाया जा रहा है। और सेल टैक्स के जमरे में छोटा ताजिर कैसे आ सकता है, आप बताएं? जो एक छोटी दुकान चला रहा है ना वो डॉक्यूमेंटेशन कर सकता है,
और ये जो ताजिर क्यों नहीं कर, ये मुझे बताएं कि डॉक्यूमेंटेशन क्यों नहीं कर सकता? और जहां पे सेल्स टैक्स के अंदर भी एग्जम्पशन लिमिट्स होंगी, वो तो लिमिट्स तो होंगी ना। नहीं, हमने तो ये बात बार बार कही है कि हमसे एक टैक्स आप फिक्स करके ले लें, फिक्स टैक्स की स्कीम रख लें। अभी हमें आप ये देखिए, नहीं, आप ये कह रहे हैं कि फिक्स टैक्स ले लें और बाकी सेल्स टैक्स के अंदर लेकर ना आए, टैक्स नेट के अंदर लेकर ना आए, आप ये कह रहे हैं खाली एक फिक्स अमाउंट है वो ले लें? नहीं, टैक्स नेट में लेके आए, जिस दुकान पे जितना लगता है टैक्स हिसाब से उस हम खुद बताएंगे कि भाई देखें ये दुकान छोटी है, ये बड़ी है, एसोसिएशन बता के आपको इंशाल्लाह ताला बताएंगे। सर वो यही तो कह रहे हैं कि जनाब जो उसका रकबा होगा, जो एफबीआर वैल्यू होगी, उसके हिसाब से ही लगेगा ना। आप जो बता रहे हैं उसके ऊपर अब जाहिर है कि आप तो खुद स्टेक होल्डर हैं, तो स्टेक होल्डर जो है वो अगर बता रहे हैं किस हद तक सही बताएगा, किस हद तक सही नहीं बताएगा, इस पे तो सवाल ये निशान उठेंगे। इसके लिए तो ये चाह रहे हैं कि डिवाइस से लग जाए, हर दुकान पे डिवाइस लगे, तो इसका मतलब ये है कि आप हर छोटे ताजिर को जो सेल टैक्स के जमरे में आता ही नहीं है, उसे सेल टैक्स में शामिल करना चाह रहे हैं। सेल टैक्स, और ये सिर्फ और सिर्फ IMF की स्कीम है, ये इनकी स्कीम नहीं है डिवाइस से लगवाना। डिवाइस लगा के तो इन्होंने सिर्फ लोगों को परेशान हाल कर देना है। कैसे लोग अपने बताएं, एक आदमी जो दुकान के ऊपर वो अगर 100 रुपए की कोई चीज बेच रहा है तो वो 18 रुपए उस पर क्या 18 रुपए या 22 रुपए ऐड करके नहीं, ये तो नहीं है 100 रुपए। देखें एक स्लैब होगा, दुकान की वैल्यूएशन होगी, एफबीआर के हवाले से होगी। अब आप खुद मुझे बताइए कि प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है वो मार्केट वैल्यू क्या होती है और एफबीआर वैल्यू क्या होती है? जमीन आसमान का फर्क होता है। तो आप लोग क्यों चाह रहे हैं कि वो जमीन आसमान का फर्क रहे? कहीं ना कहीं पे तो बीच में आना है ना। कराची के अंदर देखें, यहाँ कराची में अब एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 60 से 70% दुकानदार जो है वो रेंट पे हैं। रेंट पे कारोबार कर रहे हैं। जो रेंट पे कारोबार कर रहा है वो तो फिर कारोबार वाइंड अप करना ज्यादा पसंद करेगा इन सारी चीजों में फंसने से पहले, तो बेरोजगारी बढ़ेगी इस तरह। तो मैं कह रहा हूँ पहले जो है जो ऑनर जो है उनको हम पहले शो करते हैं कि जिनकी और प्रॉपर्टी उन्होंने शो की हुई है। जो लोग बहुत सारी बेवा हैं जिनकी दुकानें, बहुत सारे और ऐसे लोग हैं, माजूर लोग हैं जिनकी दुकानें, जो अपनी दुकानें रेंट पर देते हैं, तो वो मसले का हल नहीं है कि उनकी नहीं, लेकिन मसले का हल ये भी तो नहीं है ना। मसला कहीं ना कहीं से जमील पराचा साहब डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, लिखत पढ़त होगी कि इमरान सुल्तान की अपनी दुकान है या किसी की रेंट की दुकान के ऊपर काम कर रहा है। रेंट की दुकान के ऊपर अगर ज्यादा पैसे बना रहा है तो वो टैक्स नेट में आपके नेशनल कमेटी को तो देने चाहिए ना। अगर आप सिर्फ इस मामले को लेके बैठ जाएंगे जनाब किराए की दुकान के ऊपर है, तो फिर कैसे हल होगा? आपको एक बात गोश गुजार कर दूं कि हम जो है कराची के ताजिर जो है वो 80% ताजिर जो है टैक्स देते हैं कराची के। और ये बात शब्बर जैदी साहब बता चुके हैं कि सर यहाँ पे इनकम टैक्स की बात हो रही है माय डियर, यहाँ पे इनकम टैक्स की बात हो रही है। 80% अगर इनकम टैक्स दे रहे होते तो ये मुल्क है इसकी हालत बिल्कुल डिफरेंट होती। टैक्स मैंने कहा है once again that's not the income tax my dear, that's not the income tax। इनकम टैक्स की मैं बात कर रहा हूँ, अपनी इनकम के ऊपर टैक्स की बात कर रहा हूँ। ये मुझे बताइए जो बड़ी तंजीम है अंजुमन ताजिराने इस्लाम, अंजुमन ताजिराने पाकिस्तान, माफ कीजिएगा, वो तो सपोर्ट कर रही है, तो आप लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? नहीं, हम सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसकी वाज़ेह पॉलिसी को दें। अभी आपने देखा मुर्तज़ा वहाब साहब ने जो बयान दिया है कि KMC के टैक्स हम बिजली के बिल से लेंगे, ये सारे टैक्सेस भी तो हमसे बिना किए जाए ना, जो फिर हम तो सब चीज करने के लिए तैयार हैं। बहुत सारे ऐसे आपसे अगर कोई टैक्स बिजली के बिल पे वसूल किया जा रहा है सर, आपसे अगर कोई टैक्स बिजली के बिल पे, गैस के बिल पे वसूल किया जा रहा है तो वो रिग्रेसिव टैक्सेशन है, वो विदहोल्डिंग है। वो इसीलिए है कि डायरेक्ट टैक्सेस नहीं है, डायरेक्ट इनकम टैक्स नहीं है, इसीलिए इन चीजों का सहारा लिया जा रहा है। अच्छा, मैं यही तो आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि तुम्हें हम प्रोफेशनल टैक्स हम देते हैं, एड टैक्स हम देते हैं, इसके अलावा लेबर टैक्स हम देते हैं, साइन बोर्ड टैक्स हम देते हैं। सर इनकम टैक्स दे देना, इनकम टैक्स दे दें, इनकम टैक्स दे दें, मसला खत्म हो। इनकम टैक्स देंगे तो पता चलेगा कि जो अर्निंग की है। यही तो अर्ज कर रहा हूँ कि हम देने के लिए तैयार हैं इनकम टैक्स, लेकिन अपनी वाज़ेह पॉलिसी करके हमसे टैक्स ले लें। अच्छा, इसमें ये हो सकता है ना कि आप इसके ऊपर एतराज कर सकते हैं कि हमें ऑन बोर्ड नहीं लिया, हमें ऑन बोर्ड लेकर एसोसिएशन के साथ बात करके फिर ले। किसी भी किस्म की पॉलिसी के लिए पहले जो है वो स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेना चाहिए।
जो भी है ऑन बोर्ड ले लें, हम इंशाल्लाह बैठ के बातचीत चले जी, ये हुई ना बात, इसके ऊपर बात की जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया जमील पराचा, ताजिर इत्तेहाद। और बात सारी ये है कि स्टेक होल्डर्स जो हैं उनके साथ मुशावरत करके पाकिस्तान की जो बड़ी ताजिर प्लेटफॉर्म्स हैं, एसोसिएशंस हैं, चेंबर्स हैं, उनसे बात करके उनको ऑन बोर्ड लेकर हुकूमत इन चीज़ों को अगर आगे बढ़ाएगी तो वो यकीनन फ्रूटफुल साबित होंगी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।